बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय में आपको दो किताब पढ़ना है। पहला है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और दूसरा किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड बुक जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो JCERT ने ऑफिशियल जारी किया गया है उसी को हम लोग देखेंगे। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं क्योंकि खुद JCERT ने इसे जारी किया है। तो चलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था? तो 200 वर्षों तक। स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जनमानस की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि। विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है? तो ढाका के आसपास। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय था? तो ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारक थे। तो इसके कारक थे आपका सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिलें प्रायः देश के खाली स्थान में अवस्थित थी? तो पश्चिमी क्षेत्रों में। निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है? तो पटसन उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में स्थापित है? जमशेदपुर। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त। औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो प्रतिकूल। औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में कौन सी है? तो हस्तकला तथा शिल्पकला का पतन। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1869। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1881। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई? 1951। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10। भारत में जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है वर्ष 1921 के पूर्व का भारत। भारत में जननांकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है वर्ष 1921 के बाद का भारत। वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 33 प्रति हजार। वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69 वर्ष। भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1850। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन। गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन ने। इसी पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव किस वर्ष रखी गई है? तो 1832। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण रहे हैं? तो दोषपूर्ण भू व्यवस्था, दोषपूर्ण राज व्यवस्था, कृषक वर्ग की दुर्दशा, तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत से निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था? तो पूंजीगत वस्तु। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ अंततः किसे मिला? तो इंग्लैंड के कारखाना मालिकों को। औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना के विकास का मूल ध्येय क्या रहा था? तो अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन में सुविधा प्रदान करना, और सी है देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाना। डी हो जाएगा आपका। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। भारत की पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य थे तो उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। किस प्रकार के
आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का वितरण क्रेताओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता इनमें से कौन है? तो उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता? तो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक योजना इनमें से किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो बी हो जाएगा, किसी देश के राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए, इसकी व्याख्या करता है। परिप्रेक्षात्मक योजना का अर्थ है तो दीर्घकालीन योजना। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निरंतर वृद्धि किसका सूचक है? तो आर्थिक समृद्धि का। इन कथनों में से गलत कथन का चुनाव करें। तो कथन आप पूरा देख लीजिए। तो तीसरा हो जाएगा सी नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। ये गलत है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालोनबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो सी गलत है आपका। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, प्रथम याद रखिएगा। किस सांख्यिकी विद को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है? तो पीसी महालोनबिस। पीसी महालोनबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की। सांख्यिकी से संबंधित एक प्रतिष्ठित जर्नल का नाम क्या है? तो सांख्य। भारत में किसान को भूमि नीति किस विचारधारा पर आधारित है? तो यहाँ हो जाएगा आपका, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे। 14 नंबर है, भू सुधार के अंतर्गत अपनाई जाने वाली नीति इनमें से कौन सी है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1960 का दशक। किस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भूस्वामी के संकेंद्रण को कम करना था? तो भू सीमा का निर्धारण। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों का लाभ सबसे पहले किस फसल को मिला? गेहूं को। हरित क्रांति के पहले चरण 1965 से 75 में HYV बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा था? तो ये था पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का मुख्य जोखिम क्या था? तो छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी। किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर कृषि आगतों की पूर्ति की जाती तो उसे क्या कहा जाता था? तो कृषि सहायकी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत भारतीय उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 3 वर्ग। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को खाली स्थान का आधार बनाया गया था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बनाया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को। सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ए है आपका क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना और सी है निजी क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखना। 1956 के औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिन पर मुख्य रूप से राज्य का एकाधिकार प्राप्त था? तो 17। सार्वजनिक उद्यमों का स्वामित्व इनमें से किसके पास होता है? तो सरकार के पास। 1955 में गठित कार्य समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? 5 लाख रुपए। लघु उद्योग की मुख्य समस्या है कि यह बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। 29 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लघु उद्योग की विशेषता नहीं है? तो लघु उद्योग में उत्पादन की लागत बहुत कम होती है। जब किसी वस्तु का विदेशों से आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन। भारत की व्यापार नीति की दृष्टि से प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं की क्या विशेषता थी? तो अंतर्मुखी व्यापार नीति। जब घरेलू उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के आयात करने की अधिकतम सीमा को सरकार द्वारा तय कर दिया जाता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कोटा। आयातित वस्तुओं पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? प्रशुल्क। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने। तीसरा चैप्टर है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। भारत ने आर्थिक संकट के समय किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? तो IMF और IBRD से। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1951। 1951 से आरंभ की गई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था? तो 6। सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बार आरक्षित रखी गई उद्योगों को सरकार अपने में? तो 3। भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियमन का दायित्व तो किनका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितनी प्रतिशत कर दी गई है? 74। निम्नांकित में कौन सा कर सुधार नहीं है? तो धन का अवमूल्यन। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST कानून कब पारित किया गया था? 2016 में। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST कानून कब लागू हुआ? 2017 में। 16 में बना और 17 में लागू हुआ। भुगतान संतुलन की समस्या से निदान के लिए मुद्रा का प्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? 1951। निम्नांकित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? सिगरेट। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को और किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक। LPG का अर्थ है तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जन सामान को इक्विटी की बिक्री कर निजीकरण करना क्या कहलाता है? विनिवेश। इनमें से निजी कंपनी कौन है? तो टाटा स्टील कंपनी। विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में हम लोग WTO कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। सरकार की कराधान एवं सार्वजनिक व्यय नीति कहलाती है राजकोषीय नीति। व्यक्तियों की आय पर लगाया गया कर है प्रत्यक्ष कर। भारत को आर्थिक संकट के समय IMF और IBRD ने कितना ऋण प्रदान किया था? $7 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? विकेंद्रीकरण। गैट की स्थापना वर्ष है 1948। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था साथ एकीकरण कहलाता है वैश्वीकरण। खाली स्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना है उदारीकरण। विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका A तथा C। A तथा C क्या है? तो मुद्रा की तुलना में रुपया का उन्मूलन करके, और C है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित करके। तो आपका D है, A और C दोनों। विदेशी ऋण क्या है? तो इनमें से सभी। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाह्य प्रापण। भारत में नई आर्थिक नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र है आधारिक संरचना। निम्नलिखित में कौन सा कथन नई आर्थिक नीति के बारे में सही नहीं है? तो नई आर्थिक नीति देश में शहरीकरण की शुरुआत की। चौथा चैप्टर है आपका भारत में मानव पूंजी का निर्माण। शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। शिक्षा तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, शिक्षा से उपयुक्त सभी लाभ होते हैं। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है। मानव पूंजी के उदाहरण है उपर्युक्त सभी। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं उपर्युक्त सभी। मानव पूंजी है तो श्रमिक तथा उद्यमी दोनों मानव पूंजी में सम्मिलित होते हैं उपर्युक्त सभी। एक स्वस्थ श्रम की तुलना में एक बीमार श्रम की उपयुक्त सभी, मतलब सब चीज़ ये कम हो जाएगा उसका। सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ है स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता का ज्ञान का प्रसार। टीकाकरण है तो प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान। कार्य के दौरान प्रशिक्षण से श्रम की उत्पादकता में होती है वृद्धि। एक फर्म ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद एक निश्चित अवधि तक अपनी ही फर्म में कार्य करने को बाध्य करती है, क्योंकि तो फर्म प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादन से प्राप्त लाभ के द्वारा करना चाहती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन या प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगारी। प्रवासी श्रमिकों को कौन कौन सी लागतें वहन करनी पड़ती है? उपर्युक्त सभी। भौतिक पूंजी निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी सत्य है। 17 है भौतिक पूंजी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में कौन कौन से हैं?
उपर्युक्त सभी। भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि से में मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तकनीकी विकास से किस प्रकार के श्रमिकों की मांग बढ़ेगी? कुशल श्रमिकों की। भारत के विकसित देश बनने के साथ भारत में मांग बढ़ेगी किसकी? तो मानविकी और कला की। मानव विकास साध्य है, मानव पूंजी साधन है, मानव विकास की अवधारणा विचार पर आधारित है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो केंद्र, राज्य, अस्थायी निकाय। शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार के लाभ उत्पन्न करती है? तो सामाजिक लाभ और निजी लाभ दोनों। तो सी हो गया। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय एवं कार्य के दौरान प्रशिक्षण दी जाती है, क्या कहलाती है? तो यह मानव पूंजी निर्माण कहलाती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंग है उपर्युक्त सभी। शिक्षा के महत्व का सूचक है तो कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत। वर्ष 2014 में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत कितना रहा? 15.7%। कुल शिक्षा व्यय का सर्वाधिक भाग किस स्तर के शिक्षा पर व्यय किया जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा पर। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के अनुसार शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में सुधार के लिए शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए? तो 6%। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष बना? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को। भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय करों पर कौन सा उपकर लगाया गया है? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को किस मद में व्यय करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा। शैक्षणिक उपलब्धियों के सूचक हैं उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत कितना था? 19%। बेरोजगारी की उच्च दर किनमें पाई जाती है? तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार युवा ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना था? 30%। चैप्टर 5 है ग्रामीण विकास। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिकरण केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से खाली स्थान है, तो गांव के विकास से। वर्तमान में भारत की लगभग खाली स्थान जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो 2/3। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969। भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों, 1982। साख के औपचारिक स्रोत निम्न में से कौन सी है? तो उपर्युक्त सभी। साख के औपचारिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो उपयुक्त सभी। एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक निम्न में से किसे माना जाता है? तो यह मानता है कुटुंबश्री। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप निम्न में कौन सा एक है? तो खाद्य प्रसंस्करण। स्वयं सहायता समूहों ने खाली स्थान के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं। स्वयं सहायता समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? अति लघु साख कार्यक्रम। गुड़ निर्माण खाली स्थान का एक संबंध क्रियाकलाप है, तो कृषि क्षेत्रक। भारत में पशुधन की संख्या में सबसे बड़ा अंश निम्न में से किसका है? तो मुर्गी पालन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है आपका दूध के उत्पादन से। देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का अधिकांश भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? अंतर्वर्ती क्षेत्रों से। निम्न में कौन सा एक मत्स्य उत्पादक प्रमुख राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादन का निम्न में से लगभग कितना भाग है? 1/3। भारत का सब फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में खाली स्थान है कितना? दूसरा। भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2014। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी निम्न में कौन सा एक है? तो जैविक कृषि। भारत में धारणीय विकास का उदाहरण निम्न में से कौन सा एक है? जैविक कृषि। हरित स्थिति प्रमाण चिन्ह का संबंध निम्न में से किससे है? तो जैविक कृषि जन्य खाद्य पदार्थ से।
भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 20%। भारत में कृषि कपास शोध संस्थान निम्न में कहाँ स्थित है? नागपुर। छठा चैप्टर है आपका रोजगार संबंधी औपचारिकीकरण एवं अन्य मुद्दे। तो लोग के लिए आर्थिक कार्य करते हैं, तो आजीविका के लिए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले सभी कार्यकलापों को हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक क्रियाएं। सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। निम्नलिखित में किसे श्रमिक कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी। देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो वह क्या कहलाता है? श्रम बल। छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी और उनके कर्मचारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को किस क्षेत्र में रखा जाता है? असंगठित क्षेत्रक। सबल श्रम बल के जिन श्रमिकों को नियमित आय मिलती है और सरकार श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती है, वह है संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। इनमें से संगठित क्षेत्रों में लगे श्रमिक को चुने, तो एक सरकारी अस्पताल की नर्स। भारत के संदर्भ में अधिकांश रोजगार का स्रोत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक है? तो प्राथमिक क्षेत्रक। जनसंख्या शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपका किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या। भारत में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगारदाता कौन है? निजी। किस संगठन के प्रयासों से भारत सरकार ने औपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। देश के द्वितीय क्षेत्र में कौन औद्योगिक वर्ग आते हैं? तो बी और सी, मतलब विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। कितने कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र के माने जाते हैं? तो 10 या 10 व्यक्तियों से अधिक। निम्न समीकरणों में कौन बेरोजगारी की धारणा को दर्शाता है? तो यहाँ है बी, बेरोजगारी की संख्या बराबर श्रम शक्ति माइनस रोजगार की संख्या। 17 है निम्नांकित दशाओं में से किस दशा को खुली बेरोजगारी की दशा कह सकते हैं? तो ये योग्यता एवं इच्छा रहते हुए भी काम के अभाव के कारण व्यक्ति बिना रोजगार का रह जाता है। निम्नांकित दशाओं में से किस दशा को प्रसन्न बेरोजगारी की दशा कह सकते हैं? तो आपका डी हो जाएगा, जब श्रमिक काम तो कर रहा होता है परंतु उसका सीमांत उत्पादन में योगदान शून्य होता है। कृषि क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थशास्त्री किससे बेरोजगार मानते हैं? तो जिससे आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं मिल पाता। जब श्रमिकों को साल के कुछ विशेष महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। कुछ महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो उन्हें नगद अथवा अनाज के रूप में कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के मुख्य स्रोत हैं, तो उपर्युक्त सभी। मांग में परिवर्तन के कारण कुछ उद्यम उत्पादन बंद कर देते हैं, तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। निम्न में कौन बेरोजगारी का एक कारण नहीं है? तो कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास। बेरोजगारी और में प्रत्यक्ष संबंध है निर्धनता। भारत में अधिकांश श्रम बल निम्नलिखित में किस वर्ग में आते हैं? तो स्वनियोजित। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006। सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु विभिन्न प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वे हैं प्रत्यक्ष कदम, अप्रत्यक्ष कदम। सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी उद्योगों एवं सरकारी कंपनियों में की जाने वाली नियुक्तियां रोजगार सृजन के लिए किस प्रकार के प्रयास कहे जाएंगे? तो प्रत्यक्ष कदम। निम्न में कौन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाने वाला रोजगार सृजन का अवसर कहा जाएगा? उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों। निम्न में कौन सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाने वाला रोजगार सृजन का अवसर कहा जाएगा? तो कुएं और बांधों का निर्माण करने के लिए अनियमित मजदूरों की नियुक्ति करना। भारत में पंचवर्षीय काल के दौरान रोजगारहीन समृद्धि की धारणा क्या दर्शाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है।
इनमें से कौन सा संस्था देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी जानकारियां एकत्रित करता है? तो संघीय श्रम मंत्रालय। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है? 6%। ऐसे रोजगार के अवसर जिसके अंतर्गत सरकार एवं श्रमिक संघों द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, वे इनमें से किस वर्ग में आते हैं? तो औपचारिक वर्ग या क्षेत्रक में। निम्नलिखित में कौन औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाली रोजगार की विशेषता है? तो यहाँ बी है, इस क्षेत्र में के श्रमिकों को बिना क्षतिपूर्ति के काम से नहीं निकाला जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कार्यस्थलों की अवधारणा में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है? तो लोगों के घर कार्यस्थलों में परिवर्तन हो रहे हैं। तो बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों किताब का मैंने बता दिया है, दोनों किताब से क्वेश्चन आपका आएगा। यदि आप लोगों ने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।